नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं। और आप पहले से भी जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के समय हम लोग ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी पठन पाठन की प्रणाली ही हो रही है। तो इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम आप एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए एक प्रयास करेंगे और उस प्रयास से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। तो उसी कड़ी में पुनः आपको जोड़ने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जैसे पिछली साल की कक्षाएं आपने ऑनलाइन अपनी ली थी, उसी तरह से इस साल की भी कक्षाएं अभी फ़िलहाल मई तक की कक्षाएं हम और आप ऑनलाइन के माध्यम से ही पूरी करेंगे। तो आज फिर हम अपनी हिंदी की किताब वसंत से अपना पहला पाठ, जो एक कविता है और कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आप पहले से ही जान रहे हैं कि उसमें शीर्षक में पक्षी दिया गया है, उन्मुक्त अर्थात खुला, कि पक्षी जो हैं वो खुले रूप में, गगन मतलब होता है आकाश, कि खुले आकाश में उड़ना पक्षियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और उस प्रवृत्ति को यदि हम कहीं बाधा पहुंचाते हैं, बाधित करते हैं, तो उनकी क्या भावनाएं होती हैं, उनके मन के क्या उद्गार होते हैं। इसी मन के उद्गार को शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने पक्षियों के मन के उद्गार को एक जन सामान्य को प्रेषित करने का प्रयास किया है। कविता के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है पक्षियों की, उनमें यदि हमारे द्वारा कोई रुकावट या कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो उनकी भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं। तो कविता को पढ़ने से पहले हम कविता के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कविता के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी के जीवन परिचय पर। कवि का जीवन परिचय। कवि का नाम पहले ही लिखा गया है। कवि का जन्म हुआ है 5 अगस्त सन 1915। स्थान है झगरपुर गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई है इनकी 27 नवंबर 2002 उज्जैन, मध्य प्रदेश। इनकी रचनाएं हैं, जिसमें से काव्य संग्रह है इनका, पहला है इनका हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, और
मिट्टी की बारात। गद्य संग्रह है इनका। महादेवी की काव्य साधना। गीति काव्य। उद्यम और विकास। पुरस्कार मिला है इनको। साहित्य अकादमी पुरस्कार। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार। सन 1974 में आपकी कृति मिट्टी की बारात के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह संक्षिप्त जीवन परिचय आपके पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी का है कि उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं और उन्हें मिले हुए पुरस्कार। इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के उपरांत हम कविता के उद्देश्य पर चलते हैं, क्योंकि कोई भी कवि हो या लेखक हो, किसी भी रचना के पीछे कोई भी रचना वो करता है तो उस रचना के लिखने का क्या उद्देश्य होता है, क्या कारण होता है, किन परिस्थितियों में उसने उसकी रचना की है, जो भी शीर्षक आपको पढ़ने को मिलता है। तो यह जो आपकी कविता है, शीर्षक से ही आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि यह कविता पक्षियों के बारे में है, पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में है। इसमें कवि जो है पक्षियों के मन के उद्गार को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है और बताने की ये कोशिश की है कि हमारे द्वारा जो पक्षियों को पिंजड़े में कैद कर लिया जाता है, हम तो अपनी शौक पूर्ति के लिए पक्षियों को पिंजरे में पालते हैं, लेकिन उड़ना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उन्हें उड़ने के लिए हमें रोकना नहीं चाहिए। यह अनुचित कदम है। मनुष्यों को अपनी शौक के लिए किसी को भी परतंत्र नहीं करना चाहिए। ये तो कविता का उद्देश्य है और कविता का जो भाव है वो यही बताता है कि हमें किसी की भी आज़ादी में खलल नहीं डालना चाहिए। तो कविता की चंद पंक्तियों का भावार्थ आपको बताएं, उससे पहले कविता के अंतर्गत आए गए कुछ कठिन शब्द हैं। जब शब्दों के अर्थ आप जान जाएंगे तो आपको कविता का भावार्थ समझने में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले हम चलते हैं कविता के कठिन शब्दों के अर्थ पर।
पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। पहला है कनक, पुलकित, पिंजरबद्ध, श्रृंखला, कटुक, निबोरी, अरमान, विघ्न। विघ्न अर्थात बाधा या रुकावट। अरमान इच्छा या चाह। निबोरी अर्थात नीम का फल। कटुक अर्थात कड़वी। श्रृंखला कड़ी या जंजीर। पिंजरबद्ध पिंजरे में कैद। पुलकित प्रसन्न। कनक अर्थात सोना। नीड़ आश्रय। छिन्न भिन्न। तारक आकुल। होड़ा होड़ी। सीमाहीन। तारक उन्मुक्त। उन्मुक्त अर्थात खुला या स्वतंत्र। तारक अर्थात तारे। सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता। आकुल अर्थात बेचैन या व्याकुल। तारक तारे छिन्न भिन्न अर्थात नष्ट हो जाना। आश्रय अर्थात सहारा। नीड़ यानी घोंसला। अठारह गगन अर्थात
आकाश या आसमान। तरु अर्थात वृक्ष। क्षितिज अर्थात जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें। ये तो आपके पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। कठिन शब्दों के अर्थ के उपरांत हम आते हैं अपनी कविता पर। कविता की पंक्तियों को देखते हुए हम उसके भावार्थ के बारे में जानते हैं। कविता की पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। दूसरी पंक्ति है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे। भूखे प्यासे कहीं भली है, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यही बताना चाहते हैं कि पक्षी जगत में उड़ना उनका जो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उनकी आदत है, उसके लिए वो कितने आनंदित होते हैं। और हमारे द्वारा जब उन्हें कैद कर लिया जाता है तो उनकी भावनाएं किस प्रकार आहत होती हैं और वो अपने मन के उद्गारों को हम तक किस तरह पहुंचाते हैं। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त अर्थात खुला हुआ, गगन मतलब आकाश, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो कहते हैं कि हम तो उड़ने वाले पक्षी हैं, हमारा जो स्वभाव है वो खुले हुए आकाश में उड़ते रहना है, हमें वही सबसे ज़्यादा जीवन की खुशी मिलती है, यानी उड़ने में ही हम ज़्यादा आनंदित होते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में कैद हो करके हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, क्योंकि भाई स्वतंत्रता सबको पसंद है, आज़ादी है तो सब कुछ है। अगर हम किसी के अधीन हैं तो फिर हम अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो वही स्थिति, वही मना स्थितियाँ पक्षियों के सामने भी है
कि वो कहते हैं कि हमारा तो स्वभाव है खुले आकाश में उड़ते रहना और उसी में ही हम आनंद का अनुभव करते हैं और पिंजरे में कैद हो जाने के बाद हम खुशी के गीत नहीं गा सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक अर्थात सोना, तीलियाँ सलाखें जो पिंजरे में पतली पतली सलाखें लगी होती हैं, पुलकित यानी रोमांचित या हर्ष से भरे हुए। तो वो कहते हैं कि जो सोने के पिंजरे में लोग हम लोगों को कैद कर लेते हैं अपनी शौक़ की पूर्ति के लिए, तो उनकी तो शौक़ की पूर्ति हो जाती है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो अधिकार है वो बाधित होता है, हमारा मन आहत होता है। तो उस पिंजरे के अंदर हम उड़ने का अगर प्रयास भी करते हैं, जो हमारे पुलकित पंख हैं, हर्ष से उड़ने वाले पंख होते हैं, वो उन सलाखों से टकरा करके क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अर्थात हम कैद होने के बाद अपनी हर इच्छाओं को भूल जाते हैं, पूरा ही नहीं कर पाते हैं। हमारा स्वभाव है आकाश में उड़ना। पक्षियों का तो यही नेचर है कि वो खुले आसमान में उड़ें, एक वृक्ष की डाली से दूसरी वृक्ष की डाली पर बैठें, बहता हुआ जल पिएं, फल फूल खाएं। तो ये उनका अपना स्वभाव है। तो वो कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने में ही अपना आनंद अनुभव करते हैं, अपने जीवन का आनंद महसूस कर लेते हैं। पिंजरे में कैद होने के बाद हम खुशी के गीत नहीं गा सकते हैं। उन पिंजरे की सलाखों से टकरा करके हमारे जो रोमांचित पंख हैं वो टूट जाते हैं। दूसरी पंक्ति में वो बताते हैं कि हम क्या करते हैं और हमारे साथ क्या किया जाता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। वो कहते हैं कि हम लोगों का तो स्वभाव ही है, बहता जल पीने के आदती हैं हम लोग, क्योंकि प्रकृति ने हमको वही दिया है। तो प्रकृति की जो चीज़ें मिलती हैं वो सबको समान रूप से मिलती हैं, जिसका जैसा स्वभाव होता है। तो कहते हैं कि हमें तो प्रकृति की तरफ से ही बहता जल पीने का अधिकार मिला हुआ है, और अगर हमारे साथ इस अधिकार का हनन किया गया, हमें इस अधिकार से वंचित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी। कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से स्वतंत्रता का जो भाव होता है उसे कितनी सरल भाषा में इन्होंने व्यक्त किया है कि कहीं भली है कटुक निबौरी। किससे? कनक कटोरी की मैदा से। कि सोने की कटोरी में मैदा से बने जो व्यंजन हैं वो अगर हमें कैद होने के बाद मिलते हैं तो वो भी हमको अच्छे नहीं लगते। उससे अच्छा तो हमें क्या लगता है, नीम का कड़वा फल अच्छा लगता है। किससे? कि कैद होने के बाद, यानी पिंजरे में कैद होने के बाद यदि हमें सोने की कटोरी में मैदे से बने खाद्य पदार्थ मिलते हैं तो वो हमें अच्छे नहीं लगते। उसके बदले हमें क्या अच्छा लगता है, हमें नीम का कड़वा फल, कटुक अर्थात कड़वा, निबौरी का मतलब है नीम का फल। तो सोने की कटोरी में मिले हुए मैदे के भोजन से ज़्यादा अच्छा हमें क्या लगता है, नीम का फल अच्छा लगता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आज़ादी जो है वो हमें अत्यधिक प्रिय है। तो उन्हें ही क्या, आज़ादी तो सबको प्रिय होती है। पूरी दोनों पंक्तियों का सारांश यही है कि पक्षी अपने मन के उद्गार को व्यक्त करते हुए, कवि पक्षियों का ही माध्यम बना हुआ है, पक्षियों के मन के उद्गार को ही उन्होंने लिखा है अपनी इन पंक्तियों में कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि कह रहे हैं कि हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं और यदि हमें पिंजरे में कैद कर लिया जाता है तो हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। उन पिंजरे की सलाखों से, जो सोने के वो पिंजरे बने हुए हैं, उनकी सलाखों से टकरा करके हमारे प्रसन्न चित्त जो पंख हैं वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले,
मर जाएंगे भूखे प्यासे। और कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कैद करने के बाद यदि हमें सोने की कटोरी में मैदे से बना भोजन भी मिलता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। उससे कई गुना अच्छा हमें लगता है क्या? नीम का कड़वा फल खाना। हमें सोने की कटोरी में पानी दे दिया जाए तो वो पानी हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि हमारा तो स्वभाव है, बहता जल पीने की आदत है हमारी। और अगर हमारे साथ ऐसा किया जाता है, हमें कैद किया जाता है, तो हम तो भूख प्यास से ही मर जाएंगे। तीसरी पंक्ति है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तीसरी पंक्ति में पक्षी अपनी बात को सामने रखते हुए कहते हैं कि मनुष्यों के द्वारा हमें कैद कर लेने के बाद हम अपनी हर चीज़ों को भूल जाते हैं, अर्थात बाधित कर दिया जाता है मनुष्यों के द्वारा कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कह रहे हैं कि उस कैद की अवस्था में, सोने के पिंजरे में कैद कर लिए जाने के बाद हम क्या हो गए? अपनी गति यानी जो वेग होता है, और उड़ान अर्थात उड़ना। तो कह रहे हैं कि हम अपनी गति भी भूल गए कि जिस गति से हम उड़ते थे, और उड़ने की कला भी धीरे धीरे भूल गए। कैसे भूल गए? कि जब हमें सोने की जंजीरों में बांध दिया गया। सोने की जंजीर किसे कहा गया? अर्थात पिंजरे को, कि जब हमें पिंजरे में कैद कर लिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे गले में सोने की जंजीरें डाल दी गईं, किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। कि जब हमारे गले में सोने की जंजीरें डाल दी गईं तो हम क्या हो गए? हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। वो बीता हुआ समय हम याद कर रहे हैं कि जब हम एक वृक्ष की शाखा से दूसरी वृक्ष की शाखा पर ऊंची ऊंची डालियों पर हम क्या करते थे? झूला करते थे। पेड़ों पर झूलना अब हमारे लिए क्या हो गया? स्वप्न की तरह हो गया। बस अब हम उसे क्या करते हैं? सपनों में ही याद करते हैं कि हम कैसे पेड़ों की शाखाओं पर सबसे ऊंची ऊंची टहनी पर झूला करते थे। तो ये कविता जो है हमें ये भी संदेश देती है कि हमें किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहिए। सबका अपना हक है और सबका समान अधिकार है। तो सबको अपने अपने क्षेत्र में अपने अनुसार जीवन जीने का हक प्रकृति ने ही दिया है। तो प्रकृति के उस जीवन पर प्रकृति का ही अधिकार है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यानी पक्षियों को हमें कैद नहीं करना चाहिए। ये हमारे द्वारा किया गया अनुचित कार्य है कि वो कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कविता की एक एक पंक्ति आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो भावनात्मक रूप से आप उस पक्षी जगत से भी जुड़ेंगे कि उनकी भावनाएं किस तरह से आहत हो रही हैं। कितनी बखूबी श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कहा कि तरु की फुनगी पर के झूले,
कि वृक्षों की डालियों पर जो झूला झूला करते थे, आनंद से उड़ा करते थे, वो सब क्या हो गया, सपने की बात हो गई। वो सारी चीज़ें अब हम कहाँ सोचते हैं, सपने में सोचते हैं। कब सोचते हैं कि जब से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हमारे गले में सोने की जंजीर डाल दी गई, तो हम क्या हो गए, अपनी गति उड़ान सब भूल गए। और जो शाखाओं पर, एक शाखा से दूसरी शाखाओं पर हम प्रसन्न चित्त होकर के, स्वतंत्र होकर के झूला झूला करते थे, वो सब सपने में देखते हैं, अर्थात वो सब सपने की बातें हो गई। तो ये तो आपकी कविता की पंक्तियाँ हैं। बाकी बची हुई पंक्तियों का भावार्थ हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, और आप पूरी कविता को अच्छे तरीके से पढ़िए, भावपूर्ण तरीके से उसको पढ़िए और याद करिए, और फिर प्रकृति के हित में जो भी आपसे बन पड़े वो कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। तो अगली वीडियो में हम कविता की बची हुई पंक्तियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित रहिए।